नरगिस सैफी ये कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है बात कि बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट, ये जुमला बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशनुमा लगता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे मोदी साहब के जुमले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये बात कि 9 महीने तक उमर खालिद की बेल सुप्रीम कोर्ट में थी, 14 बार एडजर्नमेंट हुआ, फाइनली हमारे वकील ने उसको वापस ले लिया। और ये बेल का तमाशा ऐसा है कि उमर खालिद की बेल की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी लोग अभी अपने खालिद सैफी की एरिया से सुना ही बात कि 2 साल 2.5 साल से हाई कोर्ट के अंदर बेल की एप्लीकेशन लटक गई। उमर खालिद के केस में जब हमने बेल की अप्लाई किया था तो 1.5 साल तक बेल पर बहस हुई है लोअर कोर्ट। आर्म क्राइम जो होते हैं उसमें प्रोसिक्यूशन को ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप गिल्टी हैं, लेकिन अगर आप यूएपीए के अंदर गिरफ्तार है तो बेल के समय ही आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप इनोसेंट है, आप गिल्टी नहीं। प्रोसिक्यूशन को नहीं प्रूफ करना, ये रिवर्स हो जाता है। 1.5 साल की बहस के बाद एक सेंटेंस का रिप्लाई था जज का, एक सेंटेंस का जजमेंट था, और जजमेंट था कि प्राइमा फेसा पुलिस का केस है इसलिए बेल नहीं मिल सकती। देन ही वेंट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 6 महीने बहस हुई, 4 महीने तक रिजर्व रहा जजमेंट, और उसके बाद जजमेंट आया उन्हीं जज साहब का जिन्होंने उसी चार्जशीट के अंदर या उसी चार्जेस में, उसी एफआईआर में 3 लोगों को ऑलरेडी बेल दे दिया था, लेकिन उनका जवाब ये आता है कि प्राइमा फेसा केस है इसलिए बेल नहीं मिल सकती। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया 9 महीने तक के बहस हुई, 9 महीने तक के कोर्ट में एडजर्नमेंट होता रहा, जबकि हमारे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे सिर्फ 20 मिनट का वक्त दीजिए, मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि केस में क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं मसला सिर्फ इस बात का नहीं है कि उमर खालिद और ये लोग जो जेल में बंद है 18 लोग, जिनमें से 5 लोग बाहर है, बाकी लोग अभी जेल के अंदर है, इनके खिलाफ क्या केस है और उनको बेल क्यों नहीं मिल रही। आप ये देखिए कि ये पूरी चार्जशीट को अगर आप पढ़ने का मौका मिले, पहली चार्जशीट 17,000 पेजेस की है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। फाइनली जब ये पूछा गया हम एक विक्टिम की तरफ से कि आप चार्जशीट का सिलसिला कब खत्म करेंगे, तो उनका ये फाइनल चार्जशीट है, यानी अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, ट्रायल की शुरू होने की बात अलग। आप सोचिए कि कितने सेक्शंस लगाए गए हैं, 18 लोग हैं, कई सेक्शन, यूएपीए के 4 सेक्शन हैं, फिर आर्म एक्ट्स के हैं, कई सेक्शंस लगे हुए। तो ट्रायल अगर शुरू होगा तो कई साल लग जाएंगे, 10, 12, 15, 16 कितने लग जाएंगे पता नहीं, लेकिन अभी तो बेल ही नहीं मिल रही। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें ये देखना चाहिए कि पानी कहां मर रहा है। जब तक कि आप उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे तो आप सिर्फ एक उमर खालिद, खालिद सैफी या गुलफिशा इनकी बात नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग, बीमा कोरेगांव के लोग हैं हमारे, 5 साल से जेल के अंदर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। दिग्विजय सिंह जहां बैठे हैं और उल्लू बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत साफ साफ बात करना चाहता हूं। बात यह है कि जो ड्रैकोनियन लॉज फ्रेम किए गए हैं पार्लियामेंट के, इन ड्रैकोनियन लॉज में आप टेररिज्म को कर्ब करने के लिए लॉ बनाते हैं, लेकिन आम आदमी के खिलाफ उसका इस्तेमाल होता है। ये जो ड्रैकोनियन लॉज है, यूएपीए, एफ्स्पा, मकोका, गजकोका और उससे पहले टाडा, पोटा, ये इन्होंने किस तरह से ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है, फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते।
जब टाडा आया था नरसिम्हा राव के जमाने में, तो उसमें 67,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। 1% कन्विक्शन हुआ, 99% लोग इनोसेंट थे। फिर कोटा आया, ना पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। पार्लियामेंट अटैक की कहानी भी आपको मालूम है। इस तरह के जितने मामला होते हैं, 26/11 की बात हो, पार्लियामेंट अटैक की बात हो, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, कोई पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज है। जैसा 9/11 है वैसी पार्लियामेंट अटैक है, वैसी 26/11 है। लेकिन आपको एक मौका मिल जाता है लॉ को और स्ट्रेंथन करने का और ड्रैकोनियन बनाने का। तुरंत हम देखते हैं कि जब कोटा के खिलाफ आवाज उठी, बीजेपी ने कोटा लाया था, कोटा के खिलाफ आवाज उठाई, तो कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह की सरकार थी, चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, तो उसको वापस लिया गया। लेकिन ये मजाक है, वापस लिया गया एक रास्ते से, और उसके जितने ड्रैकोनियन प्रोविजन थे सब यूएपी में डाल दिए। तो कोटा को आपने रिप्लेस कर दिया यूएपी से। और ये जो आप बताइए कितने लोग हैं। मेरे यहीं दिल्ली का एक बच्चा है आमिर, जो 17 साल की एज में, यानी 15-16 साल की एज में उसको 4 लगा के गिरफ्तार किया गया। 17 साल ट्रायल के बाद यह बताया गया कि वो इनोसेंट है। 34 साल, यानी 34 साल में वो बाहर आया, उसका घर खत्म हो गया, उसके फादर की डेथ होगी, उसकी मां पागल होगी, कौन जवाब तलब करेगा? मैं पूछना चाहता हूं, आज जस्टिस लोकल होते तो मैं उनसे पूछता है सवाल कि ये जो लोगों को 10 साल, 15 साल, 17 साल के बाद आप इनोसेंट डिक्लेयर करते हैं, तो जिन लोगों ने चार्जेस, फैब्रिकेटेड चार्जेस लगाए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो पुलिस वाले जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चार्जशीट बनाई हुई, जिस पर हमारे लॉयर ने ये बात कही थी लोअर कोर्ट के अंदर कि इट इज फैमिली मैन स्क्रिप्ट है ये, तो जो जिसका जिक्र किया गया विटनेसेस के नाम तक डिक्लेयर नहीं करती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह के नाम है। तो ये किस बात की सजा दी जा रही है? ये सजा इस बात की दी जा रही है कि इन्होंने स्टेट को चैलेंज किया था, इन्होंने सरकार को चैलेंज किया था। अच्छा, आप सरकार को चैलेंज करेंगे? सीए के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसी के वजह से तुझे लोग अंदर है, और क्या चार्ज थे? दिल्ली दंगों का इल्जाम लगाया गया। हर आदमी जानता है दिल्ली दंगे किसने करवाए, उसमें मारे कौन लोग गए थे, किसकी प्रॉपर्टी खत्म हुई थी, हर आदमी जानता है। लेकिन इल्जाम किस पर है? ये लोगों पर जो जेल के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस मुल्क के सिविल सोसाइटी के सामने कि ये जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस है, जिसके तहत में सैकड़ों लोग, आज एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सैकड़ों लोग जेल के अंदर बंद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई पुरसाने हाथ नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? और ये कोई जुर्म है क्या कि आप एक कानून बनाते हैं? हमारा ख्याल है कि कानून डिस्क्रिमिनेटरी है, गलत है, इसको खत्म होना चाहिए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो सरकार ये सोचती है अच्छा आप हमें चैलेंज करें, चलो जाओ जेल के अंदर, देखते तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत। तो मैं सरकार को साफ बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे बच्चे जेल के अंदर बंद है, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं टूटी है। सब लोग ये इस लड़ाई को दोबारा लड़ने के लिए, हमारी भी हिम्मत नहीं टूटी है। अगर लोगों के खिलाफ कोई कानून आएगा, जैसा हमारे किसानों ने लड़ाई लड़ी, 1 साल तक 700 लोग मारे गए दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, तो मामला को वापस लेना पड़ा सरकार। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सवाल इस मुल्क के आम लोगों के सामने है कि अगर इस तरह के काले कानून बनाए जाते रहेंगे और काले कानून का शिकार आम लोग होंगे, ये जितने हमारे यहां टेरर के नाम से कानून बनते हैं, उसमें टेररिस्ट को क्या पकड़े जाते हैं मालूम नहीं, लेकिन आम लोग टेररिज्म के नाम पकड़े जाते हैं, 10-12 साल तक जेल में रहते हैं, 15-16 साल तक केस चलता है, उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई पुलिस जो है वो जो सबूत दिए थे उसके बुनियाद पे केस नहीं बनता है।
तो आप मुझे बताइए, मैं तो हमारी जुडिशरी से सवाल करना चाहता हूँ, जुडिशरी क्यों नहीं पूछती पुलिस से कि तुमने ये जो फैब्रिकेटेड, फॉल्स, कंकॉक्टेड इनके खिलाफ चार्जेस लगाए थे, एविडेंसेस लगाए थे, तो तुम्हारे खिलाफ ट्रायल होना चाहिए उन्हीं धाराओं के तहत, जिन धाराओं के इन पर आप लगे। जब तक कि आप ये सिस्टम नहीं चालू करेंगे देश में, उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा। उस वक्त तक इसी तरह इंसानों के हुकूक के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। उसी तरह हमारे पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में बैठ के काले कानून बनाते रहेंगे और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। आप ये बताइए, ये जो हमारे टैलेंटेड लड़के 4 साल से जेल में बंद है, किसका लॉस हो रहा है? देश का लॉस हो रहा है, हमारा लॉस नहीं हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। पढ़े लिखे लोग जो आज सरकार की जो आम इंसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे थे, दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे, कमजोर तबकात के लोग की लड़ाई लड़ रहे थे, अंडर प्रिविलेज्ड क्लास की लड़ाई लड़ रहे थे, वो आज जेल बंद कर दी। कौन हिम्मत करेगा आएंगे? आपको मालूम है पिछले 7-8 साल से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप। या तो पुलिस डिनाई कर देती है, या गिरफ्तार कर लेती है, या जहां से आप जा रहे हैं वहीं से उठा लेती है। ये हो रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। आर्टिकल 14, 21, 25, 26, 27, 28 सब आप उठाकर देखिए, फंडामेंटल राइट्स। देखिए किस तरह सरकार उसके साथ बिहेव करती है, किस तरह पुलिस उनके साथ बिहेव करती है, किस तरह। और फिर अफसोस की बात यह है, यानी साफ बात करने में मुझे कोई तकल्लुफ नहीं है, कि ये कहा जाता है कि किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये जो 3 पिलर्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, ये तीनों को सेपरेट करना चाहिए। अगर आपको इंसाफ चाहिए, मेरा हुकूमत से लड़ाई है, हुकूमत से झगड़ा है मेरा, इस केस में हमारा हुकूमत से झगड़ा है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को अपने घर में बुलाकर एक पूजा के अंदर शामिल हो गया, उसको जो है वायरल करेंगे पूरे देश के सामने, तो क्या मुझे ये उम्मीद होगी कि मेरे साथ इंसाफ होगा? वहां इंसाफ हो सकेगा? और ऐसा ही हो रहा है अदालत में। क्या हो रहा है? जाहिर है वो सवाल भी पूछने पड़ेंगे। अब वक्त आ गया है, खामोश नहीं बैठ सकते। अगर आप खामोश बैठेंगे तो जो कुछ आपको हासिल है वो भी खत्म हो जाएगा। जुडिशरी से भी सवाल करना है और यानी आपके हुकूमत से सवाल करना है, अपोजिशन पार्टी से भी सवाल करना है। सवाल करने का वक्त है। और डेमोक्रेसी के अंदर असल ताकत जनता के पास होती है। लेकिन अगर जनता दब गई, बैठ गई, डर गई, खामोश हो गई, तो फिर जो कुछ हमने हासिल किया पिछले 70 साल में वो सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों और साथियों, इससे ज्यादा मुझे नहीं कहना। शुक्रिया, धन्यवाद।